देखा कि जो टेंस के भाग होते हैं उन भागों में एक भाग हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल। पहचान, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में जो हमारे वाक्य दे रहते हैं उस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, यदि यह लगा रहे तो उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानते हैं। जैसे वह पढ़ता है, मोहन लिखता है, तो इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि जो पढ़ना क्रिया है, जो लिखना क्रिया है, इसके अंत में ता है, ती है। और आप लोगों को तो वह लाइन याद ही हो गई कि है हो हूँ को प्रेजेंट समझो, था थे थी को पास्ट, गा गे गी को फ्यूचर समझो, लो बच्चों तुम टेंस पहचान। तो उसी कड़ी में यदि अंत में ता है तो है का मतलब प्रेजेंट, ता जो है प्रेजेंट का सूचक हमारा दिख रहा है तो ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करते हैं? तो किसी भी टेंस का, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो किसी भी टेंस की बात कर रहा हूँ। किसी भी टेंस का अनुवाद करने के लिए यह जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि दिया गया वाक्य किस रूप में है, अर्थात सेंटेंस के रूप के अनुरूप, जो अनुरूप ही अनुवाद करने के नियम होते हैं, जो इस प्रकार हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस हम अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकृतात्मक वाक्य। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि दिया गया वाक्य अफर्मेटिव है? तो दिए गए वाक्य को सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या वाक्य में नहीं है, क्या प्रश्नवाचक है। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द न हो, नहीं शब्द न हो, तो वह वाक्य हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। और इस स्वीकारात्मक वाक्य का अनुवाद करने का जो नियम होता है वह सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता। दिए गए वाक्य में सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है। नंबर 2 पर लिखते हैं मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का पहला रूप। तीसरा होता है ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी यानी कर्म धन इत्यादि। अब प्रश्न उठता है कि कर्ता यदि एक वचन में हो तो मुख्य क्रिया को एक वचन बनाने हेतु उसमें यस, ईएस, वीएस, आईएस नियमानुसार लगाते हैं। और यदि कर्ता हमारा बहुवचन हो तो उसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी भी हमारी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी क्रियाएं बहुवचन में होती हैं, उनका एक वचन बनाना पड़ता है। क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन है तो क्रिया भी तो नियमानुसार एक वचन की होनी चाहिए। यदि कर्ता हमारा बहुवचन है तो नियमानुसार कर्ता भी हमारा बहुवचन का होना चाहिए। क्रिया और कर्ता का जो संबंध है वह जो हमेशा रखना का संबंध होता है। यह तो रहा अनुवाद करने का नियम। अब प्रश्न उठता है कि जो दिए गए हमारे वाक्य हैं, हम उन वाक्यों में कैसे जानेंगे कि कर्ता कौन है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है। तो अनुवाद करने से पहले हमें वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म को पहचानना अति आवश्यक है। इसके लिए कहते हैं वाक्य में कर्ता और कर्म की पहचान करना के लिए हम कहते हैं कि यदि दिए गए वाक्य में कौन, दिए गए वाक्य में यदि हम कौन या किसने लगाकर प्रश्न किया जाए तो जो उत्तर हमें प्राप्त होता है वही हमारा कर्ता होता है। जैसे वह किताब पढ़ता है। अब इस वह किताब पढ़ता है, इस वाक्य में यदि हम प्रश्न करें कौन पढ़ता है या किताब कौन पढ़ता है तो हमें प्रश्न उत्तर मिलता है वह किताब पढ़ता है, कि वह हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया। इसी प्रकार से मोहन फल तोड़ता है, मोहन फल तोड़ता है। इसमें यदि हम प्रश्न करें कि मोहन फल तोड़ता है, कौन तोड़ता है, तो उत्तर होगा हमारा फल, मोहन। गलत चीज, इसमें होगा मोहन। करता कौन प्रश्न करिए, कौन तोड़ता है, मोहन तोड़ता है, तो मोहन हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया। इसी प्रकार से यदि दिए गए वाक्य में क्या या किसको लगाकर यदि हम प्रश्न करें, क्या या किसको लगा के यदि हम प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर हमें मिलेगा वही हमारा क्या होगा, कर्म होगा।
कर्म, कर्म की पहचान करना है तो पूरे वाक्य में हम क्या या किसको लगा प्रश्न कर देंगे। जैसे मोहन क्या तोड़ता है? फल। फल तोड़ता है, तो ये फल हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। यस सर। वह किताब पढ़ता है, हम प्रश्न करेंगे वह क्या पढ़ता है? किताब। तो किताब हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो हमारा वाक्य है उसमें कौन या किसने लगाने से जो उत्तर हमें प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है? कौन से, किसने से, कर्ता होता है। क्या से, किसको से जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? हमारा कर्म होता है। तो हम लोगों ने क्रिया, कर्ता, कर्म की पहचान करना सीख लिया। अब हम देखते हैं कि दिए गए वाक्य का अनुवाद कैसे करते हैं। उस नियमों का एक बार 1 2 3 जो नियम बताए गए आप लोगों को उनका यूज कैसे करते हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने जो देखा, लीजिए एक वाक्य देखते हैं उसका अनुवाद करते हैं। वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है। अब इसका हमें अनुवाद करना है। तो अनुवाद करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि जो दिया गया वाक्य हमारा है वो किस टेंस का है। तो हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। यह पढ़ना हमारी क्रिया है, इसके अंत में ता है, ती है। तो ये तो हम जान गए कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब कैसा वाक्य है? क्या इस वाक्य में नहीं है? नो सर। नहीं सर। क्या इस वाक्य में क्या है? नो सर। नहीं है। क्या इस वाक्य में कब है? नो सर। नहीं है। यदि कब, कहाँ, कैसे, नहीं शब्द न हो तो वह वाक्य होता है हमारा अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए जो सबसे पहला नियम हमारा होता है, हम लिखते हैं कर्ता। सबसे पहले लिखते हैं कर्ता। अब इस वाक्य में कर्ता कौन है? कौन पढ़ता है? तो मालूम पड़ा, उत्तर मिला हमें वह पढ़ता है। तो सबसे पहले वाक्य अंग्रेजी क्या होती है? ही हमने लिख दिया। फिर नंबर 2 बता रहे हैं मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया का पहला रूप। तो इसमें मेन वर्ब क्रिया कौन सी है? पढ़ना। कैसे जानेंगे पढ़ना? जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए वही हमारी क्रिया होती है। तो हमारी मुख्य क्रिया हो गई पढ़ना। और पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है? रीड। क्या होती है बच्चों? रीड। अब देखो ध्यान से, यदि कर्ता हमारा एक वचन है तो मुख्य क्रिया का भी एक वचन होनी चाहिए, मुख्य क्रिया का रूप भी एक वचन होना चाहिए। अब यहाँ जो रीड है हमारा है वह बहुवचन में है, क्योंकि जितनी भी क्रियाएं होती हैं बच्चों, सारी क्रियाएं बहुवचन में होती हैं और उनका एक वचन बनाना पड़ता है। हमारा कर्ता तो एक वचन है लेकिन क्रिया हमारी क्या है? बहुवचन है। अब इसका एक वचन हमें बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? जैसे हम किसी संज्ञा को एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए उसमें यस, ईयस, वीयस, आईईएस या अन्य नियमों का प्रयोग करते हैं, ठीक वैसे ही अपनी इस क्रिया को बहुवचन से एक वचन बनाने के लिए ठीक उस संज्ञा वाले नियम को उलट देते हैं। क्योंकि जितनी भी संज्ञा होती है वह एक वचन में होती है, उनका हम लोग बहुवचन बनाते हैं। जबकि जितनी भी हमारी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी बहुवचन में होती हैं, उनका एक वचन बनाना पड़ता है। तो इस क्रिया का एक वचन बनाने के लिए इसमें हम यस, ईयस, रीयस नियमानुसार जोड़ेंगे तो इसमें हमारा जुड़ जाएगा यस। ही रीड्स। अब तीसरा है ऑब्जेक्ट कर्म, वह क्या पढ़ता है? तो उत्तर मिला हमें पुस्तक। ही रीड्स अ बुक। इस प्रकार से हमारा अनुवाद हो गया कि ही रीड्स ए बुक। दूसरा वाक्य हमारा है वह फूल तोड़ता है, वह फूल तोड़ता है, तोड़ता है। तो इस वाक्य में बच्चों हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कर्ता कौन हमारा है? ही। कौन तोड़ता है? ही, वह, यानी ही। तोड़ना की क्या होती है? प्लक, PLUC के कर्ता एक वचन, तो इसमें हम क्या लगा देंगे? यस लगा देंगे। ही प्लक्स, क्या तोड़ता है? ही प्लक्स द फ्लावर, FLOWER। इसी तरह देखते हैं हम बच्चे विद्यालय जाते हैं, बच्चे विद्यालय जाते हैं। वाक्यांत में ता है,
ती है, ते है। अब इनका अनुवाद करना हुआ तो सबसे पहले कौन जाता है? बच्चे। उत्तर मिला बच्चे जाते हैं। तो बच्चे की जो होती है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। अब देखो जाना क्रिया मेन वर्ब कि जाना कहेंगे गो। बच्चे हमारे बहुवचन है तो क्रिया भी हमारी बहुवचन हो गई, यानी कर्ता हमारा बहुवचन है, क्रिया भी बहुवचन हो गई, यानी दोनों चीज बराबर चल रही हैं। अब आगे कहाँ जाते हैं बच्चे? चिल्ड्रेन गो टू स्कूल। स्कूल। बच्चों इसमें हमने देखा इसमें हमने यस या यस का प्रयोग नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा? यह बहुवचन था, यह भी बहुवचन हमारा है। तो ऐसे स्टेज में फिर अगला पहले हम लोगों ने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि नकारात्मक वाक्य का अनुवाद कैसे करेंगे। नकारात्मक वाक्य क्या होता है, इसका अनुवाद कैसे करते हैं। तो यदि दिए गए वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो वह वाक्य हमारा नकारात्मक होता है। तो यदि वाक्य नकारात्मक है तो अनुवाद करते समय हम निम्न विधि का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके तुरंत बाद नंबर 2 पर हम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया डू या डज अपने कर्ता के अनुसार लगाते हैं। यदि कर्ता हमारा एक वचन में है तो हम डज का प्रयोग करते हैं, यदि कर्ता हमारा बहुवचन में होगा तो हम डू का प्रयोग करेंगे। नंबर 3, जो ही हम सहायक क्रिया लिखते हैं उसके तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, और नॉट के बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है। मुख्य क्रिया के बाद हम जो कर्म होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको लिखते हैं, और वाक्य में जो शब्द बचे रहते हैं उनको जो है नियमानुसार लिख देते हैं। इसके लिए विशेष बातें ध्यान रखी जाती हैं। यदि कर्ता हमारा ही, सी, इट या एक वचन हो तो सहायक क्रिया हम डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता हमारा बहुवचन हो जैसे कि दे, वी, यू या आई को भी इस टेंस में हम इनके साथ आई के साथ भी सहायक क्रिया के रूप में हम डू का प्रयोग करते हैं। डू के बाद या डज के बाद अपना नॉट लगाते हैं। तत्पश्चात हम इस बात का विशेष ध्यान देते हैं कि ऐसे वाक्य में जो हमारी मुख्य क्रिया आई है, इसके पहले हम बता रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस में कि एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं और उसमें यस या यस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम सहायक क्रिया का प्रयोग कर लेते हैं तो ऐसे वाक्यों में मुख्य क्रिया के में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि वाक्य हमारे वाक्य में यदि कभी नहीं शब्द जैसे आया हो तो उसका अनुवाद जो है अफर्मेटिव के नियमानुसार करते हैं, जिसको अभी हम बाद में बताएंगे। फिलहाल पहले इसको देख लेते हैं। जैसे कि वह किताब नहीं पढ़ता है। अब वाक्य देखिए, वह किताब नहीं पढ़ता है, तो किसी भी टेंस का अनुवाद करने से पहले हमें वाक्य को पहचानना पड़ता है कि जो वाक्य दिया गया है वह किस टेंस का है और कैसा सेंटेंस है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि इस वाक्य में तो नहीं शब्द आया है। यदि वाक्य में नहीं शब्द आता है तो यह वाक्य जो हमारा होता है वह निगेटिव सेंटेंस होता है, और निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। क्रम से एक के बाद एक लिखते चले जाते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसमें कर्ता कौन है। सब्जेक्ट की बात चल रही है, इसमें कर्ता कौन है? तो कौन पढ़ता है? वह। तो उत्तर मिलता है वह। तो हमने सबसे पहले वह लिख दिया। ही लिख दिया। फिर तो उसके बाद कह रहे हैं सहायक क्रिया लिखिए डू या डज। तो हम देखेंगे कि हमारा जो इसमें कर्ता है वह एक वचन है कि बहुवचन है। तो यहाँ देख रहे हैं कर्ता हुआ जो वह है ही है वह एक वचन में दिया गया है, तो यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में हमने डज का प्रयोग कर दिया। फिर तीसरा बता रहे हैं कि सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाइए, तो इस वाक्य में हमने डज के बाद नॉट लगा लिया। पुनः कह रहे हैं नंबर 4 बताता है कि मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखना है। तो इसमें मुख्य क्रिया का जो पहला रूप है यहाँ पर है पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी होती है रीड, और इसमें यस या इसका प्रयोग नहीं करना है। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, तो उत्तर मिलता है किताब, और किताब का अंग्रेजी है तो यह बुक। इस प्रकार से जो हमारा अनुवाद होगा ही डज नॉट रीड ए बुक। इसी प्रकार हम देख रहे हैं तुम लोग फूल नहीं तोड़ते हो। इसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग? कर्ता देखेंगे कौन है? तुम लोग। इसके नीचे क्या होती है? यू। अब सहायक क्रिया तुम लोग बहुवचन है तो सहायक क्या करेंगे हम लोग? डू नॉट। और तोड़ना का क्या होती है? प्लग। PLUC के प्लग। क्या तोड़ते हैं? फूल। तो यू डू नॉट प्लग द फ्लावर।
OWER। अगला देखो, बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं। बच्चे की अंग्रेजी क्या होती है? चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन डू नॉट करता हमारा बहुवचन है, इसलिए हमने डू लगाया। डू नॉट गो टू स्कूल, SCHOOL। अब हम आगे देखेंगे, इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, यह दो तरह का होता है। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह का होता है। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, जिसका उत्तर हम केवल यस या नो में दे सकते हों, तो उसे हम सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं, जिसे आमतौर की भाषा में ए टाइप के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुवाद की निम्न विधि है। नंबर 1, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले नंबर 1 पर लिखते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। वह सहायक क्रिया अपने नए कर्ता के अनुसार लिखते हैं। यदि कर्ता एक वचन है तो हम डज का प्रयोग करते हैं, यदि कर्ता हमारा बहुवचन होता है तो हम डू का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट प्लस जो भी हमारे बचे कुछ शब्द होते हैं उनको लिख दिया जाता है, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते हैं। आइए देखते हैं अनुवाद कैसे करते हैं। क्या वह गांव में रहता है? तो टेंस की पहचान तो हमने कर ही लिया है कि ता है, ती है, ते है। तो अनुवाद करने के लिए सबसे पहले यह इंट्रोगेटिव ए टाइप का वाक्य है। ए टाइप के अनुवाद में सबसे पहले लिखते हैं तो हमारा हो गया, वह कर्ता हमारा एक वचन है तो हमने सबसे पहले डज लिख दिया, डज। फिर उसके बाद सहायक का कर्ता ही, डज ही। फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप, इसमें मुख्य क्रिया हमारा है रहना, और रहना की अंग्रेजी होती है लीव, डज ही लीव। कहाँ रहता है? गांव में, इन द विलेज, डज ही लीव इन द विलेज, VILLAGE। अंत में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा वाक्य हमारा है क्या मैं किताब पढ़ता हूँ। तो क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, हमने टेंस की पहचान कर लिया है। हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो अपने कर्ता के अनुसार आई कर्ता हमारा है तो सहायक क्रिया हमने डू लगाया, डू आई। पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, डू आई रीड। क्या पढ़ता हूँ, तो उत्तर मिला हमारा किताब, डू आई रीड अ बुक। अब हम देखते हैं कि यदि वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है तो सिंगल इंट्रोगेटिव है। यदि वाक्य में बीच में यदि प्रश्न शब्द आते हैं तो हम उसे कहेंगे बी टाइप, यानी डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि वाक्य प्रश्न शब्द बीच में आए तो उसे डबल इंट्रोगेटिव नाम दिया जाता है, या उसे डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, उसे बी टाइप भी कहा जाता है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय जो है सबसे पहले जो है हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, यानी प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी। अब ये प्रश्न उठता है कि बी टाइप के वाक्य कैसे होते हैं, तो जो हमारे प्रश्न सूचक शब्द होते हैं वो बीच में आते हैं। व्हाट, व्हाई, व्हेन, यानी कब, कहाँ, कैसे शब्द यदि वाक्य बीच में आए तो उन्हें हम बी टाइप कहते हैं। और ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, यानी प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, चाहे वह व्हाट हो, व्हाई हो, चाहे व्हेन हो। उसके तुरंत बाद अपने कर्ता के अनुसार, हमारा कर्ता एक वचन हो तो उसके अनुसार सहायक क्रिया, यदि कर्ता हमारा बहुवचन हो तो उसके अनुसार सहायक क्रिया हम डू या डज का प्रयोग करते हैं, और सहायक क्रिया के बाद तुरंत कर्ता लिखते हैं। कर्ता के बाद नंबर 4 पर हम मुख्य क्रिया का प्रयोग करते हैं और भी पहला रूप लिखते हैं। अंत, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ETC क्रम इत्यादि लिख करके अंत में क्वेश्चन मार्क को लगाना नहीं भूलते। आइए देखते हैं एक वाक्य कैसे अनुवाद करते हैं। वह गांव में कहाँ रहता है। अब सबसे पहले हमें देखेंगे कि वह वाक्य हमारा कैसा है, ए टाइप का है कि बी टाइप का है, सिंगल इंट्रोगेटिव है अथवा बीच डबल इंट्रोगेटिव है। इस वाक्य में जो कहाँ शब्द है वह बीच में आया है, यानी प्रश्न शब्द यदि बीच में आए तो वह बी टाइप होता है। और इसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर। वेयर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, इस वाक्य में कर्ता हमारा वह है तो हमारी सहायक क्रिया क्या होगी, डज। वेयर डज ही कर्ता, वेयर डज ही। रहना की अंग्रेजी हमारी होती है मुख्य क्रिया लिव, कहाँ रहता है, इन द
विलेज, इन द विलेज, और अंत में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा वाक्य हम देखते हैं, मैं किताब क्यों पढ़ता हूँ। इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी हमारी होती है वाई, तो हम पहले सबसे पहले वाई लिखते हैं। कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, कर्ता हमारा मैं है, इसकी सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया लगते हैं डू। वाई डू आई, पढ़ना क्रिया मुख्य क्रिया रीड, वाई डू आई रीड, क्या पढ़ता हूँ, तो इसमें कर्म के रूप में है किताब, तो वाई डू आई रीड अ बुक, और अंत में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि अब दिए गए टेंस के अनुसार हम लोग इन वाक्यों का अनुवाद करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा उसके सहारे इसको हम अनुवाद करने का प्रयास करेंगे कि मैं फूल लाता हूँ, वे लोग गांव में नहीं घूमते हैं, बच्चे विद्यालय में कब खेलते हैं, सूर्य पूर्व में क्यों चमकता है, क्या औरतें मंदिर में पूजा करती हैं। लोग जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, अनुवाद कैसे करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करते हैं और उन वाक्यों का अनुवाद कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। पहचान, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहे, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पहचानते हैं। इस टेंस को हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, क्योंकि इस वाक्य में, इस टेंस में हमेशा कार्य जारी रहता है, हमेशा कार्य प्रगति पर रहता है। जैसे वह खेल रहा है, देख रहे हैं क्रिया के अंत में रहा है। तुम पढ़ रहे हो, वह बाजार जा रहा है। इन वाक्यों में हम देख रहे हैं कि जो हमारी क्रियाएं हैं, चाहे वो खेलना हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे जाना हो, इनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, यही जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं रहा, रही, रहे का, वही लक्षण हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सूचक होते हैं। आइए देखते हैं अनुवाद करने का नियम। इस टेंस का, ऐसे वाक्यों का हम अनुवाद कैसे करते हैं। तो किसी भी टेंस का अनुवाद करने के लिए जो हमारा नियम होता है, वह सबसे पहला नियम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद हम कैसे करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, या ऐसा वाक्य होता है जिसके मध्य में, बीच में, या जिस वाक्य में नहीं शब्द नहीं होता और न ही प्रश्नसूचक शब्द कोई होता है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता की पहचान करने का नियम हमने बताया था कि यदि पूरे वाक्य में कौन या क्रिया, कौन या किसने लगाकर प्रश्न करें, तो जो उत्तर हमें मिलता है वही हमारा कर्ता होता है। दूसरा, सहायक क्रिया। इस टेंस की सहायक क्रिया इज, एम, आर होती है। इज का प्रयोग हमेशा हम लोग कर्ता एक वचन रहने पर करते हैं। जैसे कर्ता यदि हमारा ही है, सी है, इट है, या कोई नाम है, तो उसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता हमारा बहुवचन है, जैसे दे, यू, वी आदि हो, तो उनके साथ हम लोग जो है आर का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता हमारा आई हो, तो उसके साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 पे लिखते हैं मुख्य क्रिया का पहला रूप, और उसमें लगाते हैं आईएनजी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया का हम लोग पहला रूप लिख करके और आईएनजी जो जोड़ते हैं, वो नियमानुसार उसमें आईएनजी लगा देते हैं। इस प्रकार से जो हमारा चौथा नियम वाक्य चौथा बनता है, वह होता है कर्म। कर्म को लिखकर जो भी वाक्य में शेष बचते हैं, अदर वर्ड हमारे होते हैं, उनको हम लोग लिख देते हैं। आइए देखते हैं कुछ वाक्यों को कैसे अनुवाद करते हैं। तो वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, इसका हमें अनुवाद करना हुआ तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वाक्य में कर्ता कौन है। तो मालूम पड़ा कर्ता हुआ है, तो वह कहीं क्या होती है, ही। फिर हम देख रहे हैं नंबर 2, सहायक क्रिया। कर्ता हमारा एक वचन है, तो इसकी सहायक क्रिया क्या होगी, इज, ही इज। फिर उसके बाद खेलना, मुख्य क्रिया। खेलना की होती है प्ले, हमने लगा दिया ही इज प्ले, और उसमें जोड़ दिया आईएनजी, हो गया हमारा प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। दूसरा वाक्य, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो। अब पहचान तो हमने कर दिया, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं,
अब अनुवाद करना है। सबसे पहले कर्ता, इसमें कर्ता कौन? तुम की अंग्रेजी क्या आती है? यू। यू कर्ता बहुवचन है, हम लगा देंगे आर। मुख्य क्रिया पढ़ना, पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, हमने लिख दिया रीड और उसमें जोड़ दिया ING और अंत में लगा दिए फुल स्टॉप। यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो। अब इसी में हम जोड़ सकते हैं, तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम रामायण पढ़ रहे हो। अगर किताब पढ़ रहे हो, रामायण पढ़ रहे हो तो उसके बाद हम जोड़ देंगे यू आर रीडिंग अ रामायण, यू आर रीडिंग द रामायण, यू आर रीडिंग अ बुक, जैसे सब लोग जोड़ लेंगे अपना हो। फिर इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है। अब इन वाक्यों को करना अनुवाद। तो सबसे पहले हम कर्ता देखेंगे, हमारा कर्ता हमारा वह, इसी में जो होती है ही। सहायक क्रिया लगाना है, कर्ता एक वचन है तो सहायक क्या लगाएंगे? इज, ही इज। और जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो, तो हमने लगा दिया गो और इसमें जोड़ दिया ING। ही इज गोइंग, वह कहाँ जा रहा है? तो मालूम पड़ा हुआ बाजार जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू मार्केट, मार्केट। इसी प्रकार से यदि वाक्य हमारा नकारात्मक हो जाए, यदि वाक्य हमारा नकारात्मक हो तो अनुवाद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम पहचानते हैं कि जो हमारा नकारात्मक वाक्य होता है, निगेटिव सेंटेंस हमारे जो होते हैं, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, वाक्य नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके पहचान के लक्षण क्या होता है? तो हम देखते हैं कि यदि किसी वाक्य के मध्य में या बीच में नहीं शब्द रहता है तो वह वाक्य हमारा नकारात्मक होता है। और यदि वाक्य नकारात्मक हो तो उसका अनुवाद करने के क्या नियम होते हैं? तो हम लोग सहायक क्रिया के बाद नाट लगाते हैं, हमारा यही नियम होता है। सिर्फ हम लोग करते क्या है, कर्ता सहायक क्रिया के बाद इसमें नाट को हम जोड़ देते हैं, यानी इज नाट कर देते हैं, आई एम नाट कर देते हैं या आर नाट कर देते हैं, आर नाट कर देते हैं। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, उसमें ING लगा देते हैं और उसके कर्मधारय इत्यादि को लिखकर अपना अनुवाद कर लेते हैं। जैसे वह किताब, किताब नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। अब इसका वाक्य करना अनुवाद करना है तो हम जानते हैं कि वह इसमें नहीं शब्द है, यह वाक्य हमारा निगेटिव है। यदि वाक्य हमारा निगेटिव है तो अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कर्ता लिखेंगे। इसमें कर्ता हमारा वह है तो हमने लिख दिया ही। फिर उसके बाद सहायक क्रिया कर्ता एक वचन तो इज, ही इज, इज एम आर के बाद नाट लगाते हैं तो हमने इज के बाद नाट लगा दिया, ही इज नाट। उसके बाद पढ़ना, और पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, इसमें जोड़ देना है क्या? ING, तो हमने जोड़ दिया ING। ही इज नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहा है? तो उत्तर मिल रहा है किताब, ही इज नॉट रीडिंग ए बुक। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य का अनुवाद हो गया, ही इज नॉट रीडिंग ए बुक। इसी प्रकार से यदि अन्य वाक्यों को हम देखें, तुम लोग पत्र नहीं लिख रहे हो, तुम लोग पत्र नहीं लिख रहे हो। अब इसका अनुवाद हमें करना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कर्ता तुम लोग, यू। अब इस कर्ता हमारा बहुवचन है, इसके अनुसार सहायक क्या लगाएंगे हम लोग? आर, यू आर। फिर उसके बाद नॉट, यू आर नॉट। लिखना की अंग्रेजी होती है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया इसमें लिखना है, जिसकी अंग्रेजी होती है राइटिंग, राइटिंग। क्या लिख रहे हो, क्या नहीं लिख रहे हो? पत्र, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। अब इसी तरह से यदि हम और भी वाक्य देखना चाहें कि मोहन बाजार नहीं जा रहा है, मोहन बाजार नहीं जा रहा है। अब इसका अनुवाद हमें करना है तो सबसे पहले हम इसमें कर्ता देखेंगे, मोहन हमारा है, मोहन हमारा एक वचन है तो मोहन के साथ हम सहायक क्या लगाएंगे? इज, मोहन इज।
जो ही हमने सहायक क्रिया लगाया उसके बाद तो क्या लिखना पड़ता है? नॉट। मोहन इज नॉट, कहाँ जा रहा है मोहन? बाजार की बात की रही। मोहन इज नॉट गो माने जाना, गोइंग टू बाजार मार्केट। मोहन इज नॉट गोइंग टू मार्केट। इसी प्रकार जो भी हमारे वाक्य आएंगे सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे। कर्ता के अनुसार ही सहायक क्रिया लिखी जाती है। यदि कर्ता एक वचन तो इज नॉट, कर्ता बहुवचन तो आर नॉट। यदि कर्ता आई है, जैसे कि मैं किताब ला रहा हूँ, मैं किताब ला रहा हूँ, तो आई एम, सॉरी मैं किताब ला नहीं रहा, मैं किताब नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि वाक्य हमारा कैसा है? निगेटिव है। तो आई एम नॉट, और लाना की अंग्रेजी होती है ब्रिंग, BRING। चूंकि इसमें ING जोड़ते हैं अलग से तो हमने लगा दिया इसमें ING, ब्रिंगिंग। क्या ला रहा हूँ? ब्रिंगिंग अ बुक। तो हो गया मैं किताब नहीं ला रहा हूँ, आई एम नॉट ब्रिंगिंग अ बुक, और अंत में लगाते हैं फुल स्टॉप। इसी तरह से यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव हो जाए, तो अनुवाद करने के क्या नियम होते हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको कहते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। यदि वाक्य हमारा प्रश्नवाचक हो, हम जानते हैं किसी भी टेंस में अनुवाद करने के लिए जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जिसको हमने पिछली वीडियो में बताया था, ए टाइप और बी टाइप, जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव अथवा डबल इंट्रोगेटिव। यदि हमारा वाक्य ए टाइप का है, जिसे हम लोग कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव जिसको कहते हैं हम लोग। यदि वाक्य हमारा ए टाइप, यानी यदि वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो, ए टाइप के वाक्यों को जो हम लोग आमतौर की भाषा में कहते हैं वह वाक्य हमेशा क्या से प्रारंभ होता है। यदि वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो तो अनुवाद करते समय सबसे पहले जो हम लोग लिखते हैं वह सहायक क्रिया लिखते हैं। कोई भी टेंस हो, मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टेंस हो, यदि वाक्य हमारा सहायक क्रिया से प्रारंभ हो रहा है तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या से प्रारंभ हो तो सबसे लिखते हैं सहायक क्रिया। टेंस के अनुसार जो भी सहायक क्रिया हमारी होगी, चूंकि हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ रहे हैं, इसकी सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। तो हम इन तीनों में से कर्ता के अनुसार पहले लगा देते हैं। नंबर 2 लिखते हैं कर्ता, सब्जेक्ट जिसको कहते हैं। नंबर 3 मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस ING। और नंबर 4 पर लिखते हैं कर्म प्लस इत्यादि, यानी अदर वर्ड जो भी हमारे बचे रहते हैं उनको हम लिख देते हैं, और अंत में यह क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते। यानी वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव में सिंगल इंट्रोगेटिव है जो क्या से प्रारंभ होता है। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सहायक क्रिया। फिर उसके बाद नंबर 2 पर लिखते हैं कर्ता, नंबर 3 पर मुख्य क्रिया का पहला रूप, उसमें लगाते हैं ING, नंबर 4 कर्म धन इत्यादि, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते। जैसे एक वाक्य देखिए, क्या वह आम खाता है? अब देखिए, खा रहा है। अब देखिए इस वाक्य को देखिए, हम तो टेंस की पहचान कर ही रहे हैं। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, वो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो हम पहचानेंगे हमारा वाक्य कैसा है। तो देख रहे हैं अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है। यदि अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये तो इंट्रोगेटिव हो गया। यदि ये वाक्य इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव कैसा इंट्रोगेटिव है? ए टाइप यानी सिंगल इंट्रोगेटिव, या बी टाइप डबल इंट्रोगेटिव। तो हम देख रहे हैं ये तो ए टाइप का वाक्य है, सिंगल इंट्रोगेटिव वाक्य है।
और यदि यह इंट्रोगेटिव सिंगल इंट्रोगेटिव है तो इसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार लगाते हैं। कौन आम खा रहा है, तो मालूम पड़ा वह आम खा रहा है। यदि वह आम खा रहा है तो कर्ता हमारा तो एक वचन है, तो सहायक क्रिया हम क्या के लिए क्या लगाएंगे, इज। हमने इज लिख दिया। इज के बाद वो कह रहे हैं कर्ता लिखिए, कौन आम खा रहा है, तो वह खा रहा है, तो कर्ता हमारा क्या हो गया, ही, इज ही। मुख्य क्रिया का पहला रूप, इसमें खाना क्रिया हमारी है, तो इसमें हमने लगा दिया खाना का अंग्रेजी ईट, और इसमें लगा दिया हमने आईएनजी। इज ही ईटिंग, क्या खा रहा है, इज ही ईटिंग अ मैंगो, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अन्य वाक्यों को हम देखते हैं, और भी वाक्य देखते हैं। क्या आप लोगों ने समझ लिया इसको? हमने सबसे पहले सहायक क्रिया लगाया, कर्ता लिखा, मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा, फिर उसके बाद हमने कर्म को लिखते हुए अपने अंत में क्वेश्चन मार्क को लगा दिया। दूसरा वाक्य देखा है आप लोग, क्या तुम लोग फूल तोड़ रहे हो, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हम पहचान तो कर ही लिए हैं, हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसमें कर्ता को ढूंढेंगे। हमारा कर्ता कौन है, तो मालूम पड़ा कौन फूल तोड़ रहा है, तुम लोग तोड़ रहे हो, तुम लोग बहुवचन है, तो सहायक क्रिया हम क्या के लिए क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग कर देंगे। तो सबसे पहले हमने आर लिख दिया। फिर उसके बाद कह रहे हैं कर्ता लिखिए, तुम लोग, आर यू। अब इसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लक, PLUCKING, प्लकिंग, क्या तोड़ रहे हो, फूल, आर यू प्लकिंग द फ्लावर, FLOWER, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम देखते हैं कि यदि वाक्य हमारा ए टाइप का न हो करके यदि वाक्य हमारा क्या हो जाए, बी टाइप का हो जाए, कैसा हो जाए, बी टाइप का वाक्य हो जाए, जिससे बी टाइप का मतलब जिसको कहते हैं हम लोग डबल इंट्रोगेटिव, यानी यदि वाक्य के बीच में क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों जैसे शब्द आते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बी टाइप। आमतौर की भाषा में तो बी टाइप कहते हैं, और वैसे तो कहा जाता है डबल इंट्रोगेटिव। अब ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करते हैं, यदि प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो अनुवाद हम कैसे करते हैं, तो कहते हैं सबसे पहले हम जो है प्रश्नसूचक शब्द की ही अंग्रेजी लिखते हैं। यदि वाक्य हमारा बी टाइप का है तो सबसे पहले जो अनुवाद करते हैं तो वह उसमें लिखते हैं प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, यानी कब, कहाँ, कैसे, क्योंकि जो अंग्रेजी बनती है व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। नंबर 2 लिखते हैं सहायक क्रिया, यानी अपने नए कर्ता के सबसे कर्ता के अनुसार, यदि कर्ता हमारा एक वचन है तो सहायक क्रिया ई लगाएंगे, यदि कर्ता हमारा बहुवचन है तो सहायक क्रिया आर लगाएंगे, यदि कर्ता हमारा आई है तो हम जो है एम लगाएंगे। तो सहायक क्रिया लगा देते हैं क्या, इज, एम, आर। और तीसरा लिखते हैं अपना कर्ता, जिसको देख करके हमने सहायक क्रिया लगाया है। नंबर 4 में लिखते हैं मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस ING। और नंबर 5 पे लिखते हैं कर्म, धन इत्यादि, यानी जो अदर वर्ड हमारे होते हैं कर्म के बाद बचते हैं उनको लिखते हैं, और अंत में लिख देते हैं, लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से यदि हमारा वाक्य बी टाइप का हो, प्रश्नसूचक शब्द बीच में आया हो, प्रश्नसूचक शब्द बीच में आया हो तो अनुवाद करते समय सबसे पहले इन नियमों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक वाक्य देखते हैं, हमने वाक्य देखा इसमें, वे लोग बाजार क्यों जा रहे हैं, वे लोग बाजार क्यों जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस वाक्य हमारा क्या से नहीं प्रारंभ हो रहा है, बल्कि प्रश्न सूचक शब्द हमारा बीच में आ रहा है।
यदि प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो अनुवाद करते समय हम इस नियम का प्रयोग करते हैं, यानी सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। अब इसमें प्रश्न सूचक हमारा क्या है? क्यों है। और क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाई। हमने व्हाई लिख दिया। अब उसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया। इस वाक्य में हम ढूंढेंगे हमारा कर्ता कौन है। कौन बाजार जा रहा है या कौन बाजार जा रहे हैं, तो मालूम पड़ा वे लोग जा रहे हैं, तो वे लोग तो बहुवचन है। अब सहायक क्रिया हमारी तो क्या मिलेगी? आर मिलेगी। तो व्हाई आर। फिर उसके बाद कर्ता दे, व्हाई आर दे। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप, मुख्य क्रिया हमारी जाना है और जाना की होती है गो, हमने लगा दिया ING। तो व्हाई आर दे गोइंग, कहाँ जा रहे हैं? टू मार्केट, या मारे की या में आर के ई टी। अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना हम लोग कभी नहीं भूलते। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यह पहचान होती है, यही एक शान होती है। आइए देखते हैं और भी वाक्य देखते हैं। मधु किताब क्यों पढ़ रही है? सॉरी, कहाँ पढ़ रही है? कहाँ पढ़ रही है? और अंत में क्वेश्चन लगा देंगे। देखिए इसमें प्रश्न क्या है? कहाँ है। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर। शाबाश, बहुत अच्छा, वेयर। वेयर। फिर उसके बाद कर्ता हमारा ऐसे मधु है, तो मधु के साथ क्या मिलेंगे? इज। वेयर इज मधु। मधु नाम है, इसलिए उसका पहला अक्षर हम लोग बड़ा लिखेंगे। वेयर इज मधु। वेयर इज मधु। अब उसके बाद पढ़ना की क्या होती है? रीड। अब इसमें लगा देंगे ING। वेयर इज मधु रीडिंग, क्या पढ़ रही है? किताब, रीडिंग अ बुक। और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से और भी बारे वाक्य बहुत से बन सकते हैं। वे लोग क्या खाते हैं, हम लोग कब सोते हैं, बच्चे किताब कैसे पढ़ते हैं। अगर इस तरह के वाक्य मिलते हैं तो जो भी वाक्य हमारे होंगे उनमें जो प्रश्न शब्द हमारा आया हुआ है सबसे पहले उनका अनुवाद करेंगे। आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। अनुवाद करने के लिए जो चौथा नियम हमारा होता है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। यदि वाक्य में प्रश्न सूचक के साथ साथ नहीं शब्द भी रहेगा तो वह होगा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए चाहे वाक्य हमारे A टाइप के हों चाहे वाक्य हमारे B टाइप के हों, उनके लिए अनुवाद करते समय सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि हम कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे, चाहे वाक्य हमारा A टाइप का हो अथवा B टाइप का हो। यानी जब ही हम कर्ता लिखेंगे उसके बाद तुरंत नॉट का प्रयोग कर देंगे। इस नॉट का प्रयोग हम लोग उसमें कर लेंगे, तो उसको कहेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, वह चाहे A टाइप का हो अथवा B टाइप का। चलिए एक वाक्य देखते हैं हम लोग। वे लोग किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। वे लोग किताब क्यों नहीं पढ़ रहे? क्वेश्चन मार्क। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अब देखिए अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे वे लोग किताब क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन तब तो ये हमारा इंट्रोगेटिव केवल था, लेकिन इसमें हमने जोड़ लिया नहीं शब्द को, तो यह हमारा वाक्य हो गया इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। अब ऐसे वाक्यों का अनुवाद हमें करना है तो सबसे पहले हम लोग यही नियम अपनाएंगे, प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी। क्या होती है इसकी अंग्रेजी? सबसे पहले क्या होती है तो इसको देख लीजिए। इसमें क्यों शब्द है, यह हमारा प्रश्न शब्द हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं सहायक क्रिया, अपने कर्ता के देकर हम सहायक क्रिया लगा देंगे। फिर उसके बाद कर्ता लिखेंगे और कर्ता जो ही लिखेंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव में कर्ता के तुरंत बाद हमें नॉट लिखना पड़ता है। यह बात हमेशा हम लोग याद रखेंगे। तो अनुवाद करते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया और कर्मचारी को लिख देते हैं। तो इसमें पहले प्रकार है प्रश्न शब्द हमारा क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई।
फिर सहायक क्रिया हमारी क्या बनेगी, क्योंकि कर्ता हमारा वे लोग है, तो व्हाई आर दे, व्हाई आर दे। हमने प्रश्न शब्द की अंग्रेजी लिख दिया, हमने सहायक क्रिया लगा लिया, हमने कर्ता को लिख दिया। जो ही कर्ता लिखा हमने इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक नहीं भी है, तो इस नहीं की अंग्रेजी के लिए हमने कर्ता के बाद या नॉट लगा दिया। तो व्हाई आर दे नॉट। अब उसके बाद पढ़ना, मुख्य क्रिया पढ़ना, रीड। व्हाई आर दे नॉट रीडिंग, रीडिंग क्या पढ़ रहे हैं, तो किताब। व्हाई आर दे नॉट रीडिंग अ बुक। और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। यदि यही वाक्य हमारा ए टाइप का हो जाए, सिंगल इंटरोगेटिव हो जाए, यानी क्या से प्रारंभ हो, तो उसके लिए भी अनुवाद करते समय हम लोग इसी नियम का प्रयोग करते हैं। जैसे एक वाक्य देखिए कि क्या लड़के, क्या लड़के मैदान में, क्या लड़के मैदान में नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए नहीं शब्द आ गया और यहाँ क्या से वाक्य प्रारंभ हो रहा है। इसको देखकर हम तो समझ ही गए कि यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो ए टाइप यानी सिंगल इंट्रोगेटिव। इसका अनुवाद करने के लिए हम बताए थे कि यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो साइकिल पहले लगाते हैं, कर्ता के अनुसार बने। लड़के बहुवचन है तो साइकिल हमारी क्या होगी, आर, और लड़के की अंग्रेजी बॉयज, आर बॉयज। फिर उसके कर्ता के बाद नॉट, आर बॉयज नॉट। देखिए इस वाक्य में भी हमने कर्ता के बाद नॉट लगाया, बी टाइप के वाक्य में भी कर्ता के बाद नॉट लगाया, यानी वाक्य इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव होगा तो कर्ता के बाद नॉट में लगाना होगा। सिर्फ इसी टेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टेंस हो, चाहे वह प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट की बात हो, परफेक्ट की बात हो, हमेशा कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं यदि वाक्य हमारा इस रूप में रहता है तब। तो आर बॉय नॉट, खेलना अंग्रेजी होती है प्ले, आईएनजी लगा दिया हमने। आर बॉय नॉट प्लेइंग, कहाँ खेल रहे हैं, इन द फील्ड, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारा अनुवाद हो गया। क्या के लिए हमने सहायक क्रिया का प्रयोग कर लिया टेंस के अनुसार और कर्ता के अनुसार। फिर उसके बाद हमने कर्ता लिख लिया, कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग किया। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया जो हमारी है उसका हमने पहला रूप लिखा, उसमें आगे लगा दिया। फिर उसके बाद जो स्थान हमारे हैं, जो हमें कहाँ से प्राप्त मिलते हैं, जो स्थान के सूचक होते हैं, जैसे कि मैदान, इन द फील्ड। इस प्रकार से हमने अनुवाद को देखा, प्रेजेंट के चारों रूपों को देखा, प्रेजेंट के जो है कंटीन्यूअस के जो है अनुवाद करने के जो हमारे सेंटेंस के रूल्स होते हैं उन सबको देखा। इस प्रकार बच्चों मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रहा हूं जिसे आप लोग हल करें और समझें कि क्या आप लोगों ने इसको समझ लिया। वह पत्र नहीं लिख रहा है, वह पत्र नहीं लिख रहा है। हम लोग फूल कब तोड़ रहे हैं, बच्चे मैदान में फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं, मछलियाँ पानी में तैर रही हैं। तो बच्चों अब आप लोग इन वाक्यों का अनुवाद करके अपने ज्ञान को परखें। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे और इस टेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
जिसकी हिंदी होती है पूर्व वर्तमान काल। पहचान, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा क्रिया में या है, ई है, ए है लगा रहे तो इसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानते हैं। इस टेंस की एक खास बात होती है, इस टेंस में कार्य की समाप्ति का बोध होता है। यह टेंस हमें कार्य की समाप्ति का ज्ञान कराता है। इतना ही नहीं, इससे यह भी पता चलता है कि अभी हमारा जो कार्य हुआ है वह बहुत समय पहले नहीं हुआ है, अभी जल्द में ही समाप्त हुआ है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, वह पढ़ चुका है, बच्चे खेल चुके हैं, हम लोग बाजार जा चुके हैं। इतना ही नहीं, वह जा चुका है, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वह गया है, यानी क्रिया के अंत में या है, ई है, ए है जैसे शब्द आते हैं तो वह भी हमारे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान के लिए ही सहायक होते हैं। ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करें? तो अनुवाद करने के नियम में हम लोग जानते हैं कि जो हमारा वाक्य अनुवाद करने का नियम होता है वह 4 तरह के वाक्यों पर निर्भर करता है कि जो दिया गया वाक्य वह कैसा सेंटेंस है। यानी पहली वीडियो हमने बताया था कि सेंटेंस के रूप के अनुरूप ही टेंस में अनुवाद होते हैं। यानी जो पहला वाक्य हमारा होता है वह है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। यदि वाक्य हमारा स्वीकारात्मक है, उसमें नहीं नहीं है, क्या कब कैसे जैसे शब्द नहीं है, वह खेल रहा है, वह कूद रहा है, यानी यह जो वाक्य हमारा स्वीकारात्मक है, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग कैसे करते हैं? तो इसके लिए बताया गया कि सबसे पहले जो हम लोग होते हैं वो करते हैं, सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो, अब तक हम लोगों ने यही सीखा कि यदि वाक्य हमारा स्वीकारात्मक है, अफर्मेटिव है, तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। तो इस टेंस में भी वही काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखते हैं। नंबर 2 पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया 2 होती है, हैज और हैव। हैज का प्रयोग हम लोग एक वचन कर्ता के साथ करते हैं। यदि हमारा कर्ता ही है, सी है, इट है, दिस है, मोहन सोहन जैसे कोई सिंगल नाम है, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम लोग सहायक क्रिया के रूप में हैज का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा कर्ता बहुवचन में दिया गया है, जैसे आई, वी, दे, यू और वे लोग जैसे वाक्य जब आते हैं, तो ऐसी वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सहायक क्रिया के रूप में लोग हैव का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद नंबर 3 पर लिखते हैं मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। इस टेंस में हम लोग हमेशा मुख्य क्रिया का तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। और इतना ही नहीं, उसके बाद कर्म, धन इत्यादि लिख करके अपने वाक्य का समापन करते हैं, अनुवाद करने का नियम पूर्ण करते हैं। आइए एक वाक्य देखते हैं, वह बाजार जा चुका है। इस वाक्य का हमें अनुवाद करना है। तो अनुवाद करने से पहले सबसे पहले हमें पहचानेंगे कि यह दिया गया वाक्य किस टेंस का है। हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। क्रिया के अंत में हमें मिल रहा है यहाँ पर चुका, चुकी, चुके जैसे शब्द मिल रहे हैं और भी क्रिया के अंत में, तो हम तो पहचान कर लिए कि यह वाक्य हमारा पूर्ण वर्तमान काल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसका अनुवाद करने की बात आई, हम इसका अनुवाद कैसे करेंगे? तो हम ये जान गए यह वाक्य तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया गया है, इसमें नहीं नहीं है, क्यों कब कहाँ नहीं है। तो इसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले जो हम लोग कर्ता लिखेंगे, कर्ता इसमें कौन जा चुका है? वह जा चुका है, वह अंग्रेजी होती है ही। फिर नंबर 2 कर रहे हैं सहायक क्रिया। हमारा कर्ता एक वचन में दिया गया है, तो हमारी सहायक क्रिया एक वचन की होगी, यानी है। सहायक क्रिया हमारा हैज हो गया, ही हैज। कह रहे हैं मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। इसमें क्रिया जाना है और जाना का तीसरा रूप गो, वेंट, गॉन, यानी हमने ही हैज गॉन लिख दिया। अब कहाँ जा चुके हैं? बाजार, तो ही हैज गॉन टू मार्केट। अब इसी तरह से देख रहे हैं, वे लोग फूल तोड़ चुके हैं। इसका अनुवाद हमें करना है, तो
तो इसका अनुवाद करने के लिए हमने वाक्य की पहचान तो कर लिया, चुका चुकी, क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं मिल गया हमें। तो अनुवाद के सबसे पहले इसमें क्या है, कौन फूल तोड़ चुका है, वे लोग। कर्ता हमारा क्या हो गया, दे, THEY, दे। कर्ता हमारा बहुवचन है तो सहायक क्रिया हम क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, दे हैव। अब मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, इसमें मुख्य क्रिया तोड़ना, और तोड़ना का थर्ड फॉर्म होता है प्लग्ड, PLUCKED। दे हैव प्लग्ड, क्या तोड़ चुके हैं, तो फूल तोड़ चुके हैं। दे हैव प्लग्ड द फ्लावर, FLOWER। इसी तरह से और भी वाक्य यदि हमें देखना है तो हम देख सकते हैं कि रवि स्कूल में पहुंच चुका है, पहुंच चुका है। रवि, अब टेंस की पहचान तुम्हारी हो गई, तो हम बात करेंगे रवि। रवि एक वचन है तो हम लगा देंगे हैज। रवि हैज रिच्ड, रवि है रीड, कहाँ पहुंच चुका है, स्कूल में। रीड इन द स्कूल, SCHOOL। इसी प्रकार से हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। तो आइए हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई निगेटिव वाक्य दिया गया हो तो उसका अनुवाद करने के लिए हमारे निम्न नियम होते हैं। सबसे पहले तो हम वाक्य को पहचानते हैं कि वाक्य निगेटिव है कि नहीं है। यदि नहीं शब्द मिल गया तो निगेटिव। चलिए देखते हैं अनुवाद कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नकारात्मक वाक्य में कर्ता लिखते हैं। कर्ता के बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया है या हैव का प्रयोग करते हैं और उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, नॉट लगा देते हैं। फिर तीसरा नंबर मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है, कर्मधारय इत्यादि लिखते हैं। जैसे उसने शहर नहीं देखा है, यहाँ पर किसने शहर नहीं देखा है, तो कर्ता हमारा मिला उसने शहर नहीं देखा है, वह या उसने। तो यहाँ पर हम लोग उसने के अंग्रेजी चाहे ही लिखें अथवा सी लिखें, यह दोनों का बोध करा रहा है कि उसने शहर नहीं देखा है। तो ही अथवा सी करता है एक वचन तो हम लगा देंगे हैज। ही हैज नॉट, सहायक के बाद नॉट लगा दिया हमने, ही हैज नॉट। और देखने का अंग्रेजी हो सी और उसका थर्ड फॉर्म होता है सीन। ही हैज नॉट सीन द सिटी, सिटी। इसी तरह से यदि वाक्य हमारा वे लोग पत्र नहीं लाए हैं, वे लोग पत्र नहीं लाए हैं, इसका अनुवाद यदि हमें करना हुआ तो हम लिख देंगे, पहले सबसे पहले लिखेंगे कर्ता हमारा क्या है, वे लोग, और वे लोग अंग्रेजी होती है दे। दे सहायक क्रिया कर्ता हमारा बहुवचन है तो सहायक क्रिया हमारी होगी हैव, दे हैव। और सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं तो हमने नॉट लगा दिया, दे हैव नॉट। और देखना लाना की अंग्रेजी होती है ब्रिंग, और ब्रिंग का तीसरा रूप होता है ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, BROUGHT। तो दे हैव नॉट ब्रॉट, क्या लाए हैं, पत्र, ब्रॉट अ लेटर। इसी तरह देखते हैं मधु मैच नहीं खेल चुकी है, कौन नहीं खेल चुकी है, मधु। तो मधु की अंग्रेजी होती है MADHE, मधु। अब उसके बाद सहायक है मधु एक वचन तो सहायक क्रिया हमारी लग जाएगी हैज, मधु हैज। सहायक क्रिया के बाद नॉट, नॉट। अब खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले, प्ले का तीसरा रूप होता है प्लेड। मधु हैज नॉट प्लेड, क्या खेल चुकी है, मैच। मधु हैज नॉट प्लेड द मैच, मैच। अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर अगला वाक्य हम देखते हैं, मैं ताजमहल देख चुका हूँ। इसमें जो है करता है हाँ मैं है तो मैं की जो होती है आई, आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं तो आई हैव, आई हैव नॉट,
अब देखेंगे जी सी सा सीन। सीन क्या देख चुका हूँ? ताजमहल। आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। महल, फुल स्टॉप। अब आगे हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। उसके लिए यदि इस टेंस का वाक्य इंट्रोगेटिव में दिया गया हो तो अनुवाद करते समय हम ये देखते हैं कि दिया गया वाक्य हमारा किस सेंटेंस में है, कैसा सेंटेंस है, ए टाइप का है अथवा बी टाइप का है। ए टाइप का मतलब सिंगल इंट्रोगेटिव, ऐसा वाक्य जो क्या से प्रारंभ होता है, और बी टाइप का मतलब ऐसा वाक्य जिसके बीच में या मध्य में जो है प्रश्न शब्द आते हैं। तो ये देखते हैं इसके लिए क्या नियम होते हैं। ए टाइप जिसे हम लोग कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो उसे हम कहते हैं कि यह वाक्य हमारा ए टाइप का है। और ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले हम लोग जो है टेंस की सहायक क्रिया हैज या हैव लगाते हैं, फिर उसके बाद कर्ता लिखते हैं, और कर्ता के बाद तीसरे नंबर पर मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है, फिर उसके बाद कर्मधारय इत्यादि लिख करके अंत में जो है क्वेश्चन मार्क को लगा देते हैं। अंत में क्वेश्चन मार्क को लगा देते हैं। चलिए एक वाक्य देखते हैं हम लोग, जैसे क्या वह फूल ला चुका है? क्या वह फूल ला चुका है? अब इसका अनुवाद करना है तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखेंगे हैज या हैव अपने कर्ता के अनुसार। कर्ता हमारा वह है तो सहायक क्रिया हमारी लगेगी हैज, हैज ही, हैज ही। उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, इसमें लाना, और लाना का थर्ड फॉर्म होता है ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, BROUGHT। हैज ही ब्रॉट क्या ला चुका था? हैज ही ब्रॉट द फ्लावर, और अंत में क्वेश्चन मार्क। दूसरा वाक्य देखते हैं, क्या हम लोग गांव जा चुके हैं या गए हैं? हैव वी, यहाँ हम लोग बहुवचन है तो हमने लगा दिया हैव, फिर उसके बाद करता कौन जा चुका है? हम लोग, हैव वी, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप जाना, और जाना का थर्ड फॉर्म होता है गो, वेंट, गॉन। हैव वी गॉन कहाँ जा चुके हैं? गांव जा चुके हैं। हैव यू गॉन टू विलेज, अंत में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह जो भी वाक्य हमारे आएंगे यदि क्या से प्रारंभ होते हैं तो सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया लिखेंगे, उसके बाद कर्ता लिखेंगे, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे, तत्पश्चात हम लोग कर्मधारय इत्यादि को लिखते हुए अंत में यह क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। आइए हम दूसरे तरह का वाक्य देखते हैं, जो बी टाइप का वाक्य जिसको कहता है, जिसको हम लोग डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। यदि प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो अनुवाद करते समय हम लोग निम्न विधि का प्रयोग करते हैं, निम्न नियमों का प्रयोग करते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। वाक्य में जो हमारे प्रश्न शब्द आते हैं पहले उनकी अंग्रेजी लिखी जाती है। नंबर 2 पर हम लोग टेंस कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता एक वचन तो हैव, यदि कर्ता बहुवचन है तो हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। फिर तत्पश्चात हम लोग नंबर 3 पर कर्ता लिखते हैं, और उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, और उसके बाद जो हमारे अदर वर्ड होते हैं कर्मधारय इत्यादि को लिखते हुए अंत में क्वेश्चन मार्क को लगा देते हैं। जैसे अगर इसी वाक्य को हमें कहना हो कि वह फूल क्यों ला चुका है, वह फूल क्यों ला चुका है, क्यों ला चुका है। अब देखिए यह वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा था, लेकिन इस वाक्य में बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया है, यहाँ पे बीच में प्रश्न शब्द आ गया है। यदि बीच में प्रश्न शब्द आता है तो अनुवाद करते समय सबसे पहले हम इसी प्रश्न शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। यहाँ पर क्यों अंग्रेजी होती है हमारी वाई, और कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया। अब इसकी सहायक क्रिया हमारे पास हैज और हैव है, लेकिन कर्ता हमारा वह है, वह एक वचन है तो सहायक क्रिया हम लोग हैज लगा देंगे। वाई हैज ही, कर्ता हमारा ही, तो नंबर 3 पर हमने ही लिख दिया।
फिर नंबर 4 कह रहे हैं कि मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, यहाँ लाना शब्द है, लाना क्रिया होती है, इसका तीसरा रूप होता है ब्रॉट। ब्रॉट क्या ला चुके हैं? फूल, ब्रॉट द फ्लावर, FLOWER, और अंत में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। इसलिए दूसरे वाक्य को देखते हैं। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ है? क्या हम लोग गांव जा चुके हैं? इसी को हम कहेंगे कि हम लोग गांव कहाँ पहुंच चुके हैं या कहाँ जा चुके हैं। हम लोग गांव में कब, हम लोग गांव में कब जा चुके हैं। इस वाक्य में देख रहे हैं कि प्रश्न शब्द हमारा बीच में आया हुआ है और सबसे पहले हमें इसकी अंग्रेजी लिखनी होगी। तो कब की अंग्रेजी होती है? व्हेन। सहायक क्रिया हमारा कर्ता हमारा बहुवचन है, तो सहायक क्रिया हम लोग लगा देंगे हैव। व्हेन, सॉरी, व्हेन हैव वी, व्हेन हैव वी। और उसके बाद जाना की अंग्रेजी होती है गो, वेंट, गान, तीसरा रूप गान हो गया हमारा। व्हेन हैव वी गान, कहाँ? इन द विलेज। आइए हम देखते हैं, यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में है तो उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो तो हम लोग कर्ता के बाद नाट लगाते हैं। सेम वही बात है कि यदि वाक्य हमारा प्रश्नवाचक और नकारात्मक में दिया गया है, यानी हमारे वाक्य में प्रश्न के साथ साथ नहीं शब्द भी आ गया है, तो अनुवाद करते समय हम लोग कुछ नहीं करते। जो हमारे ए टाइप के नियम होते हैं, जो हमारे बी टाइप के नियम होते हैं, सेम वही पालन करते हैं। यानी सबसे पहले ए टाइप में सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर उसके बाद अपना कर्ता लिखते हैं, मुख्य क्रिया लिखा करते हैं। तो इस वाक्य में क्या करना है? सिर्फ हमें कर्ता के बाद नाट लगा देना है। जैसे क्या हुआ? फूल नहीं तोड़ चुका है। यह वाक्य हमारा ए टाइप है। यदि हम नहीं को निकाल दें तो यह हमारा वाक्य ए टाइप का है। यदि ए टाइप का वाक्य है तो इसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सहायक क्रिया लिखते हैं। क्या के लिए? तो कर्ता के अनुसार। तो यहाँ पर हमने लिखा हैज, ही। ये कह रहे हैं कि यदि वाक्य में नहीं भी आ जाए, प्रश्नवाचक के साथ साथ नहीं शब्द भी आ जाए, तो अनुवाद करते समय कर्ता के बाद नाट लगा देते हैं। कर्ता के बाद जो हम लोग नाट लगा देते हैं तो हैज ही नॉट, हैज ही नॉट। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया, इसमें तोड़ना, तो हैज ही नॉट प्लग्ड, हैज ही नॉट प्लग्ड। क्या तोड़ चुकी है? फूल। हैज ही नॉट प्लग्ड द फ्लावर, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं। हो गया हमारा वाक्य अनुवाद। दूसरा वाक्य देखते हैं कि क्या आप लोग किताब नहीं खरीदे हो। इस वाक्य में देख लीजिए, यहाँ नहीं शब्द आ गया, यहाँ क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह वाक्य हमारा प्रश्नवाचक के साथ साथ नहीं शब्द भी आ गया है। यदि प्रश्न के साथ साथ नहीं शब्द भी आ जाए तो अनुवाद करने का वही सेम नियम। सबसे पहले हम लोग सहायक के लिखेंगे हैव। है हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारा यहाँ जो आप लोग है, यहाँ आप लोग कर्ता बहुवचन है, इसलिए हमने सहायक किया, यहाँ पर हैव का प्रयोग किया। नंबर 2 पर हम लिखते थे सहायक कर्ता, तो यहाँ हैव वी, हैव यू, और कर्ता के बाद नाट लगाते हैं। तो कहा जाता है कि नकारात्मक वाक्य हो तो कर्ता के बाद नाट लगा देते हैं। लो, हैव यू नॉट। फिर उसके बाद खरीदना, मुख्य क्रिया, हैव यू नॉट बॉट, बाय बॉट बॉट। क्या खरीदे हो? किताब, तो हैव यू नॉट बॉट अ बुक, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब इसी तरह से इसको देख लेते हैं। यदि प्रश्न बीच में आए तो, और साथ में नहीं भी हो, तो अनुवाद करते समय वही नियम, कर्ता के बाद नाट लगा देते हैं। जैसे क्यों, सबसे पहले क्यों कहेंगे जी? व्हाई। व्हाई कर्ता, कौन खेल चुके हैं? बच्चे। व्हाई सहायक क्रिया हमारी लगेगी व्हाई, बच्चे बहुवचन है तो हैव, व्हाई हैव चिल्ड्रेन। और खेलना की अंग्रेजी होती है, सॉरी यहाँ पर नहीं शब्द आया है तो कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट। व्हाई हैव चिल्ड्रेन नॉट, और खेलना की है प्ले। प्ले में हमारे लिए प्लेड हो गया हमारा, तो व्हाई हैव चिल्ड्रेन नॉट प्लेड
क्या खेल चुके हैं? मैच। मैच कहाँ? MATCH मैच कहाँ खेल चुके हैं? मैदान में, इन द फील्ड। इन द फील्ड। फील्ड और अंत में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमने देखा कि यदि वाक्य हमारा चाहे ए टाइप का हो चाहे बी टाइप का हो, यदि वाक्य में नहीं शब्द आया हुआ है तो हम जो है अनुवाद करते समय उन्हीं नियमों का पालन करते हैं जैसे ए टाइप और बी टाइप के होते हैं, सिर्फ उसमें जोड़ते हैं कर्ता। आज हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पूरा पूर्ण वर्तमान काल। पूरा पूर्ण को हमने एक ही मिला दिया है। परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण और कंटीन्यूअस का अर्थ होता है अपूर्ण। इन दोनों को जोड़ दिया जाए संधि के माध्यम से, अकह सवर्ण दीर्घ के माध्यम से, तो हो जाता है पूरा पूर्ण। और प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान काल। पहचान, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं तो वह वाक्य हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसको हम पहचानते इस रूप में। अनुवाद के जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, हम लोग 3 बजे से दौड़ रहे हैं, बच्चे विद्यालय में 4 दिन से आ रहे हैं। ऐसे में वाक्यों का अनुवाद करने के लिए क्या नियम होते हैं, आइए इसको हम देखते हैं। जब भी हम अनुवाद करने लगते हैं तो सबसे पहले हमें अफर्मेटिव सेंटेंस मिलता है। यदि वाक्य हमारा संख्यात्मक हो तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करेंगे, तो पिछली वीडियो में आप लोगों को हमने बताया कि कोई भी वाक्य यदि अफर्मेटिव में दिया गया है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखते हैं। इस प्रकार इस टेंस का भी हम लोग सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। नंबर 2, सहायकीय। सहायकीय टेंस की होती है हैज बीन और हैव बीन। यदि कर्ता एक वचन है तो हम लोग हैज बीन लगाएंगे, यदि कर्ता हमारा बहुवचन है तो हम लोग हैव बीन लगाएंगे। नंबर 3, मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं और उसमें लगाते हैं ING। उसके बाद कर्म धन इत्यादि को लिख करके यदि वाक्य में समय जो दिया, समय के लिए हम लोग जो है सेंस का प्रयोग करते हैं और फार का प्रयोग करते हैं। आइए सीखते हैं सेंस का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। सेंस का प्रयोग, सेंस का प्रयोग यदि वाक्य निश्चित समय में दिया गया हो, जैसे बजे की बात की जाए, महीनों का नाम दिया गया हो, दिनों का नाम दिया गया हो, वर्ष का नाम दिया गया हो, और पहर के रूप में जैसे कि सुबह, दोपहर, शाम, रात जैसे शब्द आए हों, तो इनके लिए जो हम लोग सेंस का प्रयोग करते हैं। और यदि अनिश्चित समय दिया गया हो, जैसे कि घंटा, दिन, महीना, वर्ष, इनका नाम न दिया गया हो तो उनके लिए जो हम लोग फार का प्रयोग करते हैं। आइए अनुवाद करते हैं। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो सबसे पहले हम दिए गए वाक्य का पहचान करेंगे। इस वाक्य को हम देख रहे हैं कि समय के साथ, यहाँ पर समय हमारा 2 घंटा है, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं जैसा शब्द आया हुआ है, तो यह वाक्य हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। टेंस की पहचान तो हमने कर लिया। अब इस टेंस का हम अनुवाद करने जा रहे हैं। तो अनुवाद करने के लिए हम देख रहे हैं कि वाक्य हमारा कैसा है। वह 2 घंटे से खेल रहा है, इस वाक्य में तो नहीं शब्द नहीं है, न ही क्वेश्चन वर्ड है। यदि शब्द में नहीं शब्द न हो, क्वेश्चन वर्ड न हो, तो वह वाक्य हमारा होता है अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव वाक्य का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। इस वाक्य में कौन खेल रहा है, तो वह खेल रहा है, वह अंग्रेजी होती है ही। अब टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, इस टेंस में सहायक क्रिया हमारी होती है हैज बीन और हैव बीन। कर्ता एक वचन है तो हम लगा देंगे हैज बीन, ही हैज बीन। और नंबर 3 लिखते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य अंग्रेजी होती है प्ले, प्ले मिस होता है खेलना, इसमें हमने लगा दिया ING। ही हैज बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा है, इस वाक्य में नहीं दिया गया है कि ही हैज बीन प्लेइंग, कब से खेल रहा है, तो हमें उत्तर मिल रहा है 2 घंटे से।
अब यह 2 घंटा निश्चित समय है कि अनिश्चित। यदि निश्चित समय है तो उसके लिए हम कहते हैं निश्चित समय, जैसे कि बजे दिया गया हो 1 बजे 2 बजे 3 बजे, वह 2 बजे से खेल रहा है, 3 बजे से खेल रहा है, 4 बजे से खेल रहा है, यह हमारा निश्चित समय है। यदि दिनों का नाम दे दिया जाए, वह सोमवार से खेल रहा है, मंगलवार से खेल रहा है, बुधवार से खेल रहा है, रविवार से खेल रहा है, या माह का नाम दिया गया हो, वह जनवरी से खेल रहा है, फरवरी से खेल रहा है, मार्च से खेल रहा है, अप्रैल से खेल रहा है, या पहर के रूप में वह सुबह से खेल रहा है, दोपहर से खेल रहा है, शाम से खेल रहा है, रात से खेल रहा है, या वर्षों का नाम दिया गया हो, जैसे वह 2003 से खेल रहा हो, 2004 से खेल रहा हो, 2005 से खेल रहा हो। यदि ऐसे शब्द आते हैं तो समय के लिए, तो वहाँ पर हम सेंस का प्रयोग करते हैं। यदि ये न आवे, बल्कि जो है दिनों का नाम न दे करके वह कह दें केवल वह 2 दिन से खेल रहा है, दिनों का नाम वह न दें, कह दें 2 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से, 3 दिन से, या माह का नाम न दें, बल्कि वह कह दें कि वह 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, या पहर, या तो फिर वर्षों के लिए कह दें वह 2 वर्ष से, 3 वर्ष से। यह निश्चित समय नहीं होता, वह कौन से 2 वर्ष से, वह कौन से 2 दिन से, या वह किस महीने से। यहाँ पर यदि निश्चित समय न दिया मिले हमें, तो वहाँ पर हम फार का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर हमें निश्चित समय मिलता है वहाँ पर हम जो है सेंस का प्रयोग करते हैं। तो आइए इस वाक्य में देखते हैं। यहाँ 2 घंटा है, अब वह कौन सा 2 घंटा, कब से, 2 घंटे से, लेकिन वह कौन सा 2 घंटा है, कब से 2 घंटा है, निश्चित नहीं हो पा रहा है। इसलिए यहाँ पर हम लोग फार का समझने के लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इस बार देखिए, मोहन 4 दिन से किताब पढ़ रहा है। यह वाक्य हमारा अफर्मेटिव है। अनुवाद करने के सबसे पहले मोहन लिखेंगे। मोहन हैज बीन, मोहन एक वचन है तो हम हैज बीन लगाएंगे। मोहन हैज बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, ए बुक। मोहन हैज बीन रीडिंग ए बुक। अब मोहन कब से पढ़ रहा है, तो मालूम पड़ रहा है 4 दिन से पढ़ रहा है। ये 4 दिन, ये निश्चित समय तो है नहीं, किसके कौन से 4 दिन से। तो ऐसे ही स्टेज में हम 4 दिन के लिए फार का प्रयोग करेंगे। फार 4 डेज। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि वह 3 बजे से मैदान में खेल रहा है। यहाँ पर 3 बजे शब्द आ गया है, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। अब अनुवाद करना है, वाक्य अफर्मेटिव है, तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे ही हैज बीन, खेलने की होती है प्ले। ही हैज बीन प्लेइंग, मुख्य लगा देंगे, एनजी लगा देंगे। ही हैज बीन प्लेइंग, कब से खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, मैदान में। ही हैज बीन प्लेइंग इन द फील्ड, कब से खेल रहा है, 3 बजे से। यदि बजे में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जैसे शब्द हमारे आए होंगे, वह निश्चित समय होता है, और निश्चित समय के लिए हम लोग सेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सेंस, SINC, सेंस 3 o'clock, CLOCK। आगे देखते हैं। बच्चे सुबह से किताब पढ़ रहे हैं। पहचान के रूप में हमने रहा, रही पा गया। वाक्य हमारा अफर्मेटिव में है, तो बच्चे चिल्ड्रेन हैज बीन, हैव बीन, यहाँ बच्चे बहुवचन है तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैव बीन रीडिंग। मुक्रिया में ING लगा दिया हमने। रीडिंग कब से पढ़ रहे हैं, सुबह से। यदि पहर में सुबह, दोपहर, शाम जैसी बात आती है तो इसके लिए अनुवाद करते समय हम लोग करते हैं, सेंस का प्रयोग करते हैं। रीडिंग क्या पढ़ रहा है, किताब। रीडिंग अ बुक, कब से, सेंस मॉर्निंग। इस प्रकार से अब देखेंगे। अब हम लोगों ने देखा कि सेंस हमेशा निश्चित समय के लिए होता है, जबकि फार जो हमेशा अनिश्चित समय के लिए होता है। यदि घंटा, मिनट,
सेकेंड, दिन, महीना, ये सब नाम न दिए गए हों, एकदम निश्चित न किए गए हों, तो वहाँ पर फार का प्रयोग करें, और निश्चित दिए गए हों तो वहाँ पर सेंस का प्रयोग करें। आइए हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। इसी टेंस का हम निगेटिव में अनुवाद करते हैं। यदि वाक्य हमारा निगेटिव में दिया गया हो तो उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कोई भी टेंस हो, यदि वाक्य निगेटिव में दिया गया है तो सबसे अनुवाद करते समय सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखते हैं, जिसको सभी कहा जाता है। उसके बाद सहायक क्रिया हैज, उसके बाद नॉट, फिर बीन लिखते हैं। उसी प्रकार से यदि बहुवचन कर्ता हमारा है तो हैव नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं और उसमें लगाते हैं आईएनजी। फिर उसके बाद कर्म धन इत्यादि लिख करके यदि समय हमारा निश्चित है तो सेंस का प्रयोग करते हैं, यदि समय हमारा अनिश्चित है तो फार का प्रयोग करते हैं। आइए एक अनुवाद देखते हैं। वह 3 दिन से किताब नहीं पढ़ रहा है। अब यह जो वाक्य हमारा दिया गया है, सबसे पहले इसको हम पहचानेंगे, यह दिया गया वाक्य हमारा किस टेंस में है, कौन सा टेंस है। तो इसके लिए हम देखते हैं समय के साथ रहा है, रही है, यहाँ हमारा समय दिया गया है, यहाँ रहा है, रही दिया गया है। यह वाक्य हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारा है। तो इसका अनुवाद करने के लिए हम देख रहे हैं कि इसमें नहीं शब्द आ गया है, तो यह वाक्य हमारा निगेटिव हो गया। और यदि वाक्य निगेटिव है तो अनुवाद करने के लिए हमारा कर्ता पहले लिखना पड़ता है, वह कर्ता हमारा है ही। अब देख रहे हैं कर्ता हमारा एक वचन है, यदि कर्ता एक वचन है तो हैज नॉट बीन, यदि कर्ता बहुवचन है तो हैव नॉट बीन। तो ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन में लिख दिया। उसके बाद देख रहे हैं इसमें मुख्य क्रिया कौन सा है, काम कौन सा हो रहा है, पढ़ने वाला काम हो रहा है। पढ़ने में जो होती है हमारा रीड, और इसमें लगा देंगे आईएनजी, रीडिंग। ही हैज नॉट बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, तो उत्तर मिल रहा है किताब। ही हैज नॉट बीन रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक। कब से, मालूम पड़ा 3 दिन से। 3 दिन जो समय दिया गया है वह अनिश्चित समय है, उसके लिए हम लोग जो है फार का प्रयोग करेंगे, फार 3 डेज। अब दूसरा वाक्य देखते हैं हम लोग 4 बजे से शहर में नहीं घूम रहे हैं। पहचान तो हमारी हो गई, हमने पहचान कर लिया, समय के साथ हमारा रहा रही है दिया गया। अब देख रहे हैं कि हमारा कर्ता इसमें कौन है, कौन घूम रहा है, तो हम लोग वी बहुवचन है तो साइकिल क्या लगाएंगे हम लोग, हैव। वी हैव नॉट बीन। अब उसके बाद मुख्य क्रिया है इसमें घूमना, वॉक में लगा देंगे आईएनजी, वॉकिंग। कहाँ घूम रहे हैं, शहर में। इन द सिटी, इन द सिटी, इन द सिटी। कब से घूम रहे हैं, 4 बजे से। ये 4 बजे या निश्चित समय है, यदि निश्चित समय है तो हम क्या प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। सिटी सेंस, SINC, सेंस 4 o'clock। अब यदि इसी वाक्य का हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो, यदि इसी वाक्य का हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव वाक्य हमारा 2 तरह का होता है, ए टाइप और बी टाइप। तो उसमें बस सिर्फ हम क्या करेंगे कि अपने जो है, जो हमारा सहायक क्रिया है हैज है इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE। यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव में होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, बल्कि यही सहायक क्रिया जो हमारी है इसको हम पहले कर देंगे। यानी यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो सहायक क्रिया पहले लिखी जाएगी, फिर उसके बाद हम कर्ता लिखेंगे। कर्ता के बाद तब हम जो है बीन का प्रयोग करेंगे। अब यह नॉट हमारा नहीं रहेगा, अपना बीन का प्रयोग करेंगे, बीन। अब उसके बाद शेष जो हमारा ये नियम बन रहा है इसको हम देख लेते हैं, फिर से अच्छी तरह देख लेते हैं कि यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव में दिया रहेगा तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखेंगे। सहायक क्रिया हम जानते हैं कि जो हमारी सहायक क्रिया होती है वह हैज और हैव होती है।
फिर कर्ता लिख करके कर्ता के बाद हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान देते हैं, हम हैज बीन और है बीन डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। हैज और हैव के लिए हमारी सहायक क्रिया होती है, हम उसके बाद कर्ता के बाद बीन का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया जो मुख्य क्रिया हमारी होती है, मुख्य क्रिया का वही पहला रूप लगाते हैं और आईएनजी जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद कर्मधन इत्यादि को लिख करके नंबर 2, 3, नंबर 4 कर्मधन इत्यादि को लिख करके समय से पहले जो है सेंस या फार का प्रयोग कर देते हैं। जैसे वाक्य जो हमारा थी देख रहे हैं, वह 3 दिन से किताब नहीं पढ़ रहा है। अभी देख रहे हैं, इसी को हम कह दें क्या हुआ 3 दिन से किताब पढ़ रहा है। और अंत में यहाँ पर जो है सेंस या फार का प्रयोग करने के बाद सेंस का प्रयोग करने के बाद अंत में क्वेश्चन लगा देते हैं। तो क्या हुआ, 3 दिन से किताब नहीं पढ़ रहा है। बस सहायक क्रिया को हमें बाहर कर देना है। हम जानते हैं कि यदि वाक्य ए टाइप है तो सबसे पहले सहायक क्रिया लिखी जाती है। इस टाइम सहायक क्रिया हमारी हैज हैव के रूप में दिखाई दे रही है, बीन बाद में हम जोड़ देते हैं। तो हमने हैज को पहले कर दिया, हैज ही। फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे नहीं, तुम्हारा केवल निगेटिव इंटरोगेटिव बात कर रहे हैं हम लोग। तो हैज ही बीन रीडिंग अ बुक फॉर 3 डेज और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से क्या हम लोग, अब इसको हम कह देंगे क्या हम लोग 4 बजे से शहर में घूम रहे हैं। सहायक है क्या हमारी इसमें टेंस में है या हैव है। इस हैव को हमने पहले लिख दिया। अब यह हमारा इंटरोगेटिव वाक्य हो गया है। वो कोई भी टेंस हो तो हम सहायक लिखते हैं हैव वी। नॉट वाक्य इसमें है नहीं दिया गया है, तो हैव वी बीन वॉकिंग इन द सिटी सिंस 4 o'clock और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो हम समझते हैं बच्चों, आप लोगों ने जो है इंट्रोगेटिव ए टाइप के तरह के वाक्य को समझ लिया होगा। अब आगे हम फिर से देखेंगे यदि वाक्य इस टेंस का बी टाइप में दिया गया हो तो उसका अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दिए गए वाक्य को हम देखेंगे। जो वाक्य दिया गया है वह किस टेंस का है, कैसा वाक्य है। तो इसे देख रहे हैं कि हम लोग 2 दिन से किताब क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमने पहचान तो कर लिया कि यह वाक्य हमारा समय के साथ रही है और साथ में इसमें क्यों बीच में आया है। यदि वाक्य बीच में क्यों, कैसे, कब, कहाँ जैसे शब्द आते हैं तो वो वाक्य हमारे बी टाइप के होते हैं। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे क्वेश्चन वर्ड के अंग्रेजी लिखी जाती है। यहाँ पर क्यों शब्द आ गया है, क्योंकि ये होती है वाई। हमने वाई लिख दिया। फिर उसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, इस टाइम सहायक क्रिया हमारी होती है हैज बीन, हैव बीन। यहाँ कर्ता हमारा बहुवचन है तो हम नंबर 2 पर लगा देते हैं हैव, लेकिन कर्ता के बाद बीन लिखते हैं। हम लोग है वी, अब हम लोग देंगे बीन। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मुख्य क्रिया इसमें कौन सी है। देख रहे हैं पढ़ना क्रिया है, पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड। हमने इसमें लगा दिया आईएनजी रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, रीडिंग अ बुक। अब कब से पढ़ रहे हैं तो मालूम पड़ा 2 दिन से पढ़ रहे हैं। ये 2 दिन हमारा है वह अनिश्चित समय है, इसके लिए हम लोग फार का प्रयोग करेंगे, रीडिंग अ बुक फॉर 2 days और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। बच्चों अब आप लोग जो हमारे शेष वाक्य हैं इन नियमों का पालन करते हुए अनुवाद करेंगे और इसके लिए आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ।